हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस अराउंड 670 के सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एबीसी के सॉल्यूशन। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रॉब्लम ए से। ठीक है, तो प्रॉब्लम में क्या था, एक बार ये स्टेटमेंट है, तुम पॉज करके एक बार पढ़ भी सकते हो, वरना मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, हमें एक एरे ऑफ इंटीजर्स दी हुई है, या कहते हो सेट ऑफ इंटीजर्स दिए हुए हैं। हमें इस सेट को दो सबसेट्स में तोड़ना है, ए और बी। ठीक है, इस तरीके से तोड़ना है कि जो मैक्स ऑफ ए है प्लस मैक्स ऑफ बी, उन दोनों का सम मैक्सिमम हो। ठीक है, अब मैक्स वैल्यू क्या होती है? मैक्स वैल्यू होती है कि जो भी तुम सेट पास कर रहे हो, जिस भी सेट का तुम मैक्स वैल्यू निकाल रहे हो, उस सेट में कौन सा ऐसा स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो तुम्हें एग्जांपल इस सेट का निकालना है मैक्स वैल्यू। तो गिवन सेट है 1 4 0 2 2 1। तो नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर ऐसा कौन सा है जो इसमें नहीं है? तो देखो, जीरो है, जीरो नॉन नेगेटिव है, जीरो है। ठीक है, वन है, टू है, पर थ्री नहीं है, तो आंसर आएगा थ्री। तो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे गिवन सेट में, उसकी जो मैक्स वैल्यू है वो वही होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक सेट दिया होगा, हमें इस तरीके से दो सबसेट्स में तोड़ना है कि इन दोनों की जो मैक्स वैल्यू का सम है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो एक बार उसके थ्रू समझते हैं, टेस्ट केस के थ्रू। एक ये 6 साइज की एरे है, 0 2 1 5 0 1। ठीक है, तो 0 2 1 5 0 1, इसका आंसर देखो ऐसा कुछ आएगा। मैंने ए को तोड़ा 0 1 2 में, बी को तोड़ा 0 1 5 में, तो इसकी मैक्स वैल्यू आएगी 3। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 है, 1 है, 2 है, बट 3 नहीं है। इसकी मैक्स वैल्यू क्या आएगी? इसमें 2 आएगी, क्योंकि 0 है, 1 है, बट 2 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 5। 3 + 2 5। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी यार। अब इसको सॉल्व कर, तो इसका आंसर डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कैसे सोल्यूशन बनाना है अपना। ठीक है, तो सपोज करो मेरे को ये एरे दी हुई है। अब मेरे को इस एरे या इस सेट को दो सबसेट्स में तोड़ना है, ए और बी, जिनकी मैक्स वैल्यू का सम मुझे प्रिंट करना है और वो मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले, क्योंकि मैं मैक्स वैल्यूज से डील करूंगा, मैं दो सबसेट्स का मैक्स वैल्यू निकाल के उसको मैक्सिमाइज करूंगा, तो मुझे पता होनी चाहिए कि वैल्यूज जो मैक्स की होंगी वो कितनी, क्या क्या हो सकती है। तो तुम कंस्ट्रेंट देखोगे, अगर मेरे जो एलिमेंट्स हैं एरे के, वो 0 से 100 के बीच में होंगे। ठीक है, और वैसे भी अगर तुम स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर देखो तो क्या होता है? जीरो ही होता है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव। तो मेरी स्मॉलेस्ट मैक्स वैल्यू किसी भी सेट की जिसकी मैं निकालना चाहता हूं वो जीरो तो होगी, मतलब जीरो हो सकती है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, अपर बाउंड क्या होगा? मतलब मैक्स वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी इस क्वेश्चन में? क्योंकि मुझे दिए हुए हैं कि सारे एलिमेंट 0 से 100 के बीच में ही हैं, तो भाई 100 से बड़ा मेरा एलिमेंट ही नहीं हो सकता। तो उसमें मैक्स वैल्यू तो 100 के अंदर ही आ जाएगी ना, मतलब या तो 100 होगी या 100 से कम होगी या 101 होगी। मान लो सारे एलिमेंट ही प्रेजेंट है 0 से 100, समझ रहे हो? बट इसमें वो भी केस नहीं होगा, क्योंकि शायद जो मेरा साइज है जो मेरा साइज है मेरे इनपुट एरे का जो मेरा साइज है, तुम वो देखोगे वो भी 100 है। ठीक है, तो अगर 0 से 100 देखो तो साइज हो गया 101, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि 101 नहीं होगा कभी। ठीक है, तो आंसर जो मेरा होगा, या किसी भी सेट की जो मैक्स वैल्यू मैं निकालूंगा, वो 0 होगी या 100 के बीच में कहीं होगी। ठीक है, अब तो मेरे को करना क्या है, एक चीज तो समझ में आ रही है कि मेरा जो आंसर है वो 0 से 100 के बीच में होगा, मतलब किसी भी सेट की जो मैक्स वैल्यू होगी वो 0 से 100 के बीच में होगी। तो ए की भी इसी रेंज में लाई करेगी, बी सेट की भी इसी रेंज में लाई करेगी, मुझे इन दोनों का सम प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक एलिमेंट का सबसे पहले, जो मेरे को इनपुट एरे दी हुई है उसमें मौजूद हर एक एलिमेंट का मैं काउंट एक काउंट एरे में स्टोर कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। क्यों? क्योंकि मेरे को हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है, मतलब इस एरे में जो एलिमेंट है या तो मैं ए में रखूंगा या बी में रखूंगा, तो यहाँ पर जो काउंट है उस एलिमेंट का कि वन कितनी बार आया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि अगर वन का काउंट है ही नहीं, जीरो है, समझ रहे हो, तो मैं ना उसको ए में दे पाऊंगा ना मैं बी में दे पाऊंगा। तो जो काउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा। तो मैंने एक काउंट एरे बनाई, और वैसे भी इसमें जो कंस्ट्रेंट है एलिमेंट्स तो 0 से 100 है, तो एक काउंट एरे बनाओ 101 साइज की, 100 साइज की, और उसमें इनिशियलाइज करो 0 से वैल्यूज को, और इंक्रीमेंट करते जाओ जैसे जैसे कोई वैल्यू आती है तो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो मेरी मैक्स वैल्यू होगी वो किसी भी सेट की, वो 0 होगी या 100 होगी, इसके बीच में होगी, समझ रहे हो ना, मतलब इस रेंज में लाई करेगी।
क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ बताया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 0 से ट्रेवर्स ही करूंगा, 0 से 100, और चेक करूंगा कि ये एलिमेंट क्या मैं दोनों में दे सकता हूं। मतलब मेरे एलिमेंट सारे 0 से 100 के बीच में है, तो मैं हर एक एलिमेंट से ट्रेवर्स करूंगा, और वो भी स्मॉलेस्ट से ट्रेवल कर रहा हूँ 0 से। तो मैं 0 पे जाऊंगा और 0 के बाद देखूंगा 0 का काउंट कितना है। अगर उसका काउंट सफिशियंट है कि मैं उसको ए में भी दे पाऊं और बी में भी दे पाऊं, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ए में भी दे दो एक, बी में भी दे दो, बचे हुए सारे, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में आ गए 0। अगर वन भी ऐसा है कि मैं दोनों में दे सकता हूं, दे दो, ठीक है। बट अगर मान लो 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सपोज करो काउंट अभी 0 हो गया, ठीक है। तो अगर 2 का काउंट 0 हो गया, सबसे पहली चीज तो मैं ना 2 को इधर दे सकता हूं ना मैं 2 को इधर दे सकता हूं, ठीक है। तो मुझे पता है कि दोनों की मैक्स वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू होगी स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर मैक्स ऑफ ए अभी तक मैंने नहीं निकाला है, ठीक है, मैक्स ऑफ ए 2 तक ट्रेवर्स करने तक नहीं निकला है, तो मैं मैक्स ऑफ ए सेट कर दूंगा 2। क्यों? क्योंकि भैया मैं कह रहा हूं 0 भी तुमने दे दिया, 1 भी तुमने दे दिया, बट 2 जो है वो तुम नहीं दे पाओगे। तो जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर जो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो ए में तो 2 होने वाला है, ठीक है। अच्छा, बी में भी, क्योंकि बी में भी 0 और 1 में अभी बात कर रहा था, सफिशियंट है तो तुम 0 इसमें भी दे दोगे, 1 भी इसमें भी दे दोगे, बट क्या तुम 2 दे पाओगे? नहीं। तो मैक्स ऑफ बी भी 2 हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी ऊपर वाली एरे की बात करूं, यहां मैंने दिया हुआ है 0, सपोज करो यहां पर भी 0 होता तो 2 0 है, तो सफिशियंट है अभी 0, मैंने 0 यहां भी दे दिए और मैंने 0 यहां भी दे दिए, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर 1 आए तो मैंने देखा 1 का काउंट 3 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं 2 1 यहां दूंगा, 1 1 यहां दूंगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को 1 देना है बस, कि भैया इसमें 1 तो है, एग्जिस्ट करता है ना, इसमें 1 एग्जिस्ट करता है ना, हाँ, तो 1 दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है, इस तरीके से डिवाइड करूंगा मैं, ठीक है। अब अगर जब मैंने देखा 2 का काउंट ही नहीं है, तो 2 तो तुम खुद सोचो ना, जब 2 है ही नहीं तो तुम डिवाइड कैसे करोगे? तो मेरे को पता है कि नॉन नेगेटिव स्मॉलेस्ट इंटीजर जो एग्जिस्ट नहीं करता सेट में, वो मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। वो कैसे? तो देखो अभी तक सारे एग्जिस्ट करते थे ए में, बट 2 नहीं है, तो मैक्स ऑफ ए 2 हो जाएगा। सिमिलरली बी में भी अभी तक सारे कर रहे थे इंटीजर, मतलब मौजूद थे, बट 2 नहीं कर रहा, तो 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे मतलब अगर काउंट 1 से ज्यादा है, क्योंकि 1 हुआ तो अभी केस डिस्कस करेंगे, बट 1 से ज्यादा है तो तुम दोनों में डिवाइड कर सकते हो उन इंटीजर्स को, बट अगर 0 है तो तुम ना इधर कर सकते हो ना इधर कर सकते हो। समझ रहे हो? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि 2 एक बार आ रहा है, यहां पर 2 एक बार आ रहा है। अब क्या सीन होगा? तो देखो 0 आया, 0 का काउंट था 2, ऊपर देखो, तो 0 का काउंट है तो 2, तो तुमने 1 0 यहां दिया, 1 0 यहां दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तुम गए 1 पे, अब तुमने देखा 1 का काउंट कितना है, 1 का काउंट भी 2 है, तो तुमने 1 1 यहां दिया और 1 1 बी में दिया, दिक्कत ही नहीं हुई। फिर तुम गए 2 पे, यहां पर जब तुम 2 पे गए तो तुमने देखा 2 का काउंट ही 1 है, तो इसका क्या मतलब है कि जब काउंट 1 है तो मैं इसको डिवाइड या तो ए में कर सकता हूं, मतलब या तो मैं इसको ए में दूंगा या मैं बी में दूंगा, भाई दोनों में थोड़ी दे सकता हूं जब काउंट ही 1 है उसका। अच्छा, बस यहां पर एक टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन में कि मैं 2 1 में दूंगा, तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो बी की जो मैक्स वैल्यू है वो मैं पता लगा सकता हूं। कैसे? अब भाई बी में 2 दे ही नहीं सकता, तो मुझे पता लग गया ना छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन सा इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, कौन सा नहीं करता, 2 नहीं करता, तो इसकी वैल्यू 2 सेट कर दूंगा मैं। अब क्योंकि मुझे बी का पता लग चुकी है मैक्स वैल्यू, तो 2 से बड़ी मैं कितनी ही वैल्यूज बी में ऐड करूं, क्या कभी मैक्स ऑफ बी चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि 2 स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर है जो बी में एग्जिस्ट नहीं करता है, और क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है तो इससे बड़े जितने भी इंटीजर तुम मर्जी आए इसमें डाल लो, बी का मैक्स वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो बस यही करना है हमको। अब मेरे को बस ए का मैक्स निकालना है, बी का मैक्स क्या हो गया 2, तो मेरा जो आंसर था वो था मैक्स ऑफ ए प्लस मैक्स ऑफ बी। समझ रहे हो? तो मेरे को जो आंसर में बी का तो मिल गया, तो मैं आंसर में 2 ऐड कर दूंगा, अब मेरे को बस ए का और ऐड करना है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस तरीके से डिवाइड करता चल रहा हूं, भाई 1 से ज्यादा काउंट आता है तो दोनों में दे दो, 0 आ जाता है तो रोक दो, क्योंकि मैं ना उसको अब दे ही नहीं सकता, ठीक है। और अगर 1 आता है तो किसी एक में दो और दूसरे का मैक्स वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा, अब मेरी गिवन एरे में अब मैं 3 पे गया,
ठीक है। 3 पे जाके देखा मैंने कि भैया 3 का काउंट भी एक है, 3 का काउंट एक है तो 3 को भी मैं एक में दे पाऊंगा। अभी मैंने डिस्कस किया था बी का मैक्स वैल्यू निकाल चुका हूं, तो बी में तो मैं एलिमेंट क्यों ही ऐड करूंगा। भाई मैं एलिमेंट ऐड करूं या नहीं करूं इसमें कोई फर्क पड़ेगा, मैक्स वैल्यू तो इसकी अब भी 2 है, तब भी 2 रहेगी। तो मैं 3 का काउंट जो कि एक है, जो कि मेरे पास लिमिटेड है, एक ही वैल्यू करता है, तो मैं उसको इससे अच्छा है ना 3a में दूं कि भाई इसकी मैक्स वैल्यू तो बढ़े। तो मैक्स ऑफ ए बढ़ेगा तो मैक्स ऑफ ए प्लस मैक्स ऑफ बी भी तो बढ़ेगा ओवरऑल, और मेरे को आंसर ही मैक्सिमाइज करना है, तो मैंने 3a में डाल दिया। अब मैं गया 4 पे, ठीक है, 3 के बाद यहां आएगा 4, और मैंने जाके देखा कि 4 का काउंट कितना है, 4 का काउंट 1 है, तो मैंने सिंपली उसको इधर ही ऐड कर दिया जैसे मैंने 3 ऐड किया था। फिर मैं गया 5 पे, 5 का काउंट भी 1 है तो मैंने 5 में ऐड कर दिया। अब जब मैं 6 पे चेक करूंगा 5 के बाद, तो मैं देखूंगा 6 तो है ही नहीं, ठीक है। अब क्योंकि 6 नहीं है तो ना मैं उसको ए में दे सकता हूं ना मैं बी में दे सकता हूं, ठीक है। तो बी की तो पहले से ही मैक्स वैल्यू निकल चुकी है, तो मुझे बी का तो आंसर अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उसको ऑलरेडी आंसर में ऐड कर चुका हूं, या यूं का उसकी मैक्स वैल्यू में निकाल ही चुका हूं। सेट किसकी करनी पड़ेगी मैक्स वैल्यू, ए की, क्योंकि वो अभी तक निकली नहीं है, और मेरे को एक ऐसा इंटीजर मिल गया जो मैं ए में नहीं डाल सकता, वो है 6, तो मैक्स ऑफ ए 6 हो जाएगा, और इस केस में आंसर 8 हो जाएगा, मैक्स ऑफ ए प्लस मैक्स ऑफ बी। समझ रहे हो? तो 3 केस होते हैं, काउंट या तो 0 है तो रोक दो भाई, काउंट अगर 0 है तो तुम पहली बात तो ना उसको ए में दे सकते हो ना बी में, तो दोनों की मैक्स वैल्यू चेंज तो हो सकती है, बट देखना यह है कि अगर दोनों में से किसी एक सबसेट की मैक्स वैल्यू पहले से ही निकल चुकी है तो उसको चेंज ही नहीं करनी। जैसे यहाँ पे मैंने देखा था जब 6 आया था तो मैंने बी में अपडेट नहीं किए थे क्योंकि उसकी मैक्स वैल्यू पहले ही निकल गई थी, ठीक है। अगर इसमें बी में ऑलरेडी 2 3 4 5 होते पहले से ही, इसको एज्यूम करो, और 6 आता, मैं देखता 6 का काउंट 0 है, और क्योंकि इसमें 0 1 2 3 4 5 है तो मैक्स ऑफ बी अभी तक नहीं निकला है, ठीक है। ये मैंने दूसरा केस समझाया है। तो जब 6 आता तो मैं देखता कि ना ए में इसको डाल सकता हूं ना बी में, तो दोनों का ही मैक्स 6 कर देता, क्योंकि दोनों ही अनसेट थे, दोनों ही मैक्स ऑफ ए मैक्स ऑफ बी दोनों ही अनसेट थे। उस केस में आंसर 6 + 6 12 हो जाता। समझ रहे हो? तो अगर किसी एक सबसेट का मैक्स मैं निकाल चुका हूं तो मुझे आंसर चेंज करने की जरूरत है नहीं, अगर नहीं निकाला है तो चेंज कर दो। तो यही अप्रोच थी। अब इसको इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे इसकी, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन है जो सॉल्व कर रहा है। इसमें बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इनपुट ले रहा हूँ n नंबर ऑफ इंटीजर्स इन माय एरे, ठीक है। फिर मैंने एक इन नाम से एक एरे वेक्टर बना दिया, उसको मैं इनपुट ले रहा हूँ। तो ये फॉर मैंने ऊपर मैक्रोज यूज किया, यार कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मैंने इनपुट लिया, सीन लिया, ठीक है। अब मैंने काउंट इंक्रीज कर दिया, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इनिशियलाइज की काउंट एरे जिसमें 0 से लेकर 100 तक का काउंट मैं मेंटेन करके चल रहा हूँ, और मैं जैसे जैसे इनपुट ले रहा हूँ काउंट अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आंसर इनिशियलाइज किया 0 से, क्योंकि मैक्स ऑफ ए भी 0 है, मैक्स ऑफ बी भी 0 है, तो इनिशियलाइज आंसर मैंने 0 से किया हुआ है। ये फ्लैग वेरिएबल लिया है जो बता रहा है कि अभी तक मैंने कितने सबसेट की मैक्स वैल्यू निकाल चुका हूँ, मतलब मैं कितनों का मैक्स निकाल चुका हूँ। जैसे मैं बोल रहा था ना, यहाँ पे अगर किसी एक का सेट है ऑलरेडी तो उसको छेड़ो मत, तो बस ये इसी काम को इम्प्लीमेंट करेगा, इसी लॉजिक को, ठीक है। तो मैं पहले चेक करता हूँ, अगर करंट एलिमेंट मैंने ट्रेवर्स कर रहा हूँ 0 से 100, तो काउंट ऑफ आई अगर 1 है और अभी तक मैंने एफ की वैल्यू 0 है, मतलब अभी तक मैंने किसी भी सबसेट की मैक्स वैल्यू नहीं निकाली है, किसी भी सबसेट की मैक्स वैल्यू नहीं निकाली है और काउंट 1 मिल गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मैं करंट वैल्यू को आई को किसी एक में दे पाऊंगा, या तो मैं ए में दे पाऊंगा या मैं बी में दे पाऊंगा। तो सिंपली मैंने क्या किया, आंसर में आई ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया या तो ए का मैक्स बी, ए की जो मैक्स वैल्यू है वो तुम आई कर दोगे या बी की कर दोगे, क्योंकि तुम आई को किसी एक में डाल सकते हो, दूसरे में नहीं। तो जो दूसरा है उसकी जो मैक्स वैल्यू है वो आई हो जाएगी। तो मेरा जो आंसर है वो अपडेट हो गया, आंसर प्लस इक्वल्स टू आई। और यहाँ पे मैंने एफ को 1 कर दिया, मतलब मैंने एक सबसेट की ये बता दिया कि अब मैं एक सबसेट की मैक्स वैल्यू निकाल चुका हूं, ठीक है। एल्स में गया, मैंने देखा काउंट अगर 0 है, काउंट मेरे करंट एलिमेंट का 0 है, तो मैंने क्या बताया था, अगर काउंट 0 है तो ना मैं उसको ए में दे सकता हूँ ना बी में। तो सिंपली बस चेक करो क्या मैं अभी तक किसी सबसेट की मैक्स वैल्यू निकाल चुका हूं। अगर निकाल चुका हूं तो बस मुझे एक ही, देखो यहां पर अगर मैं बी की वैल्यू निकाल चुका था तो मैंने क्या किया था, सिर्फ ए की वैल्यू को अपडेट किया था, ना कि बी को, ठीक है। बट अगर दोनों ही नहीं निकाले थे तो मैंने दोनों को चेंज किया था, 6 और 6, और इससे प्रीवियस केस में मैक्स ऑफ बी 2 था तो मैंने उसको छेड़ा ही नहीं था। तो बस वही चीज यहाँ इंप्लीमेंट की यार मैंने। तो अगर मैंने एक सबसेट का निकाल चुका हूं तो मैं आंसर में सिर्फ आई ऐड कर रहा हूं,
नहीं तो आंसर में 2 into i, क्योंकि ए की भी मैक्स वैल्यू आई होने वाली है, बी की भी, और यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया क्योंकि आई का काउंट 0 मिल गया, तो इसके आगे तो मैं कुछ आने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं आई को ही दोनों में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ब्रेक कर दिया और आंसर को प्रिंट कर दिया। तो ये था मेरा क्वेश्चन ए। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन बी की तरफ। तो अब डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम बी। ठीक है, प्रॉब्लम बी क्या था, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है यार, कि अपन को एक एरे ऑफ इंटीजर दी हुई है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट फाइंड करना है 5 वैल्यूज का। ठीक है, जैसे ए आई, ए जे, ए के, ए एल, ए टी, ये 5 वैल्यूज हैं, एरे में किसी आई जे के एल टी इंडेक्स पे प्रेजेंट है, वेयर आई इज स्मॉलर देन जे, जे इज स्मॉलर देन के, ये कंस्ट्रेंट है। तो बेसिकली 5 डिफरेंट वैल्यूज है, और 5 डिफरेंट मतलब 5 डिफरेंट इंडेक्स चुन लिए तुमने, और उन पे जो वैल्यूज है उनको तुमने प्रोडक्ट कर दिया। तो तुम्हें इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो इन शॉर्ट बोलूं तो एक एरे में तुम्हें 5 वैल्यूज का मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं। तो अब इसमें क्वेश्चंस में देखो, टेस्ट के देख लो, पर ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जैसे ले लो कि सपोज ये -9, -7, -5, -3, -2, 1, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखो तुम अगर मैक्सिमम देख पा रहे होगे तो पीछे की 4 वैल्यूज और लास्ट में एक जो वैल्यू 1 वो ले लो, तो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल है समझने में। अब अपन चलते हैं सीधे इसके आंसर पे। ठीक है, सबसे पहले तो देखने वाली बात है, एरे को सॉर्ट कर लो। क्यों कर लो, क्योंकि मेरे को मैक्सिमम फाइंड करना है, तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा ना कि भैया लास्ट की सारी बड़ी वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लो, जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है उन सब का प्रोडक्ट ले लो भैया, 5 बड़ी वैल्यूज का, वो आंसर दे देगा तुम्हें। तो सबसे पहले तो तुम सॉर्ट करो, सॉर्ट तो करना जरूरी है। ठीक है, मतलब जरूरी मतलब आसान पड़ेंगी चीजें तुम्हें उससे। तो सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद तुम्हारे मन में आ रहा होगा यार आखिरी 5 वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लो, वही मेरे को आंसर देगा। मैं कह रहा हूं नहीं, वो तो तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो जब सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, मतलब नॉन नेगेटिव बोल दूं, ठीक है, 0 से लेकर कोई 10,000 तक वैल्यूज जा रही हैं, तो तुमने सॉर्ट करने के बाद जो आखिरी 5 वैल्यूज का प्रोडक्ट लिया वही मैक्सिमम होगा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस केस में अगर सारी की सारी पॉजिटिव है, अगर सारी की सारी नेगेटिव है तो भी इस केस में तुम्हारा काम कर जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने सॉर्ट किया तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो तुम चाहोगे ना कि सबसे बड़ी वैल्यूज लो, तो तुमने आखिरी मतलब यूं कहो कि जो नेगेटिव में जो सबसे नियरर टू पॉजिटिव साइड आता है, तुमने 5 वो वैल्यूज चुनी और उनका प्रोडक्ट करके आंसर कर दिया। ठीक है, इस केस में तुम कैसे भी आंसर पॉजिटिव तो नहीं ला सकते, आंसर आएगा तो नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सारी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं, और ऑड नेगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव ही देता है। ठीक है, तो जब केस ऐसे होंगे कि सारे नेगेटिव या सारे पॉजिटिव, ठीक है, 0 को मान लो अभी पॉजिटिव में गिन रहा हूं मैं, तो उस केस में तुम्हारा ये जो अप्रोच था सॉर्ट करने के बाद पीछे की 5 वैल्यूज का प्रोडक्ट, वो तुम्हें आंसर दे देगा। बट दिक्कत कहां आएगी, जब कुछ नेगेटिव होंगी फिर कुछ पॉजिटिव आ रही होंगी, तो कुछ केसेस बनते हैं, बस वही ऑब्जर्व करने। तो देखो सबसे पहला केस क्या बनता है, सबसे पहला केस बनता है अगर इसमें अपन नॉर्मल अप्रोच लगाएं, अगर इसमें मैं नॉर्मल अप्रोच लगाता हूं तो गलत होगी। क्यों, देखो सबसे पहले ऊपर समझते हैं अगर मैं इसमें बड़ी वैल्यूज का प्रोडक्ट लेता सॉर्ट करने के बाद, तो मेरे को आंसर मिलता 1 2 3 4 5 का इनका प्रोडक्ट। पर मैं कह रहा हूं तुम अब पीछे से देखो, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसका मतलब क्या है, उसका साइन नेगेटिव भी हो सकता है। तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, अगर मैं 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो पॉजिटिव बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव को जो मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव बना, वो कंपैरेटिवली बहुत बड़ा था जो मैंने इन दो को कर रहा था, समझ रहे हो। तो 1 और 2 की जगह अगर मैं 100 और 100 को ले लूं, तुम यहां पर कर क्या रहे हो, 5 बड़ी से बड़ी वैल्यूज का प्रोडक्ट ले रहे हो, तो इन 5 में से भी सबसे 2 छोटी को हटा के तुम अगर उसकी जगह ये 2 - 100 ले लो और इनको प्रोडक्ट कर दो, तो तुम्हारा आंसर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो एक तो पॉसिबल ऑप्शन क्या हुआ कि भैया आखिरी की 3 ले लो और पीछे की 2 ले लो, समझ रहे हो। तो क्या क्या ऑप्शन बचता है, देखो यहां पर अपन ऑप्शन बनाते चल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन है लास्ट 5 वैल्यूज, ठीक है, ये सबसे पहला ऑप्शन अपन जो कर ही रहे हैं इन जनरल। फिर तुमने क्या देखा, स्टार्टिंग 2 वैल्यूज एंड लास्ट 3 वैल्यूज, ये आंसर है। मतलब ये तो एक पॉसिबल केस हुआ ना। पर मान लो मैं कह रहा हूं 3 और 4 की जगह भी अगर तुम -99 और -99 लेते, तो भी तो तुम्हें ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देते, ये दोनों प्रोडक्ट होने के बाद पॉजिटिव देते, और ये ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता।
समझ रहे हो? तो एक और केस यहां से निकल के आता है, एक केस बनेगा कि अगर स्टार्टिंग की 4 वैल्यूज एंड लास्ट 1 वैल्यू, तो ये कुछ केसेस बनते हैं, इनको ऑब्जर्व करने से ही आंसर आएगा। अब मतलब मैं क्या करूंगा, मैं ये निकाल लूंगा सॉर्ट करने के बाद, ये निकाल लूंगा सॉर्ट करने के बाद, और ये निकाल लूंगा। इन तीनों में से जो मैक्सिमम दे रहा होगा वो मेरा आंसर है। बस यही क्वेश्चन था। अब तुम्हारे मन में अगर अभी भी डाउट आए कि भैया यहाँ पे तुमने 1 वैल्यू क्यों ली है, इस 1 को भी पीछे कर दो, 5 स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज ले लो, मैं कह रहा हूँ नहीं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना भाई पीछे की पांचों पॉजिटिव नेगेटिव हो, और ऑड नंबर अगर तुम नेगेटिव ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो जो कि सारे नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव इंटीजर देता है। बट अगर तुम यहाँ लास्ट में से किसी पॉजिटिव को उठा लो, तो ये 4 जो कि नेगेटिव थे, जो मल्टीप्लाई होने के बाद तुम्हें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव दे सकते हैं। जब तुम इसको एक और पॉजिटिव से करोगे तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर मिल सकता है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन थी। अगर यहाँ पे 6 होती तो एक केस तुम बना देते कि भैया 6 की 6 स्टार्टिंग वाली ले लो, वो फिर भी एक अपनी ऑब्जर्वेशन होती है और वो बिल्कुल वैलिड चॉइस होती है हमारे पास। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव में इवन ही ले सकता हूं भाई, या तो 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, वो एक पॉजिटिव देगा, या मैं 4 ले सकता हूं। ठीक है, तो यही केसेस थे। अब इसमें कंफ्यूज मत होना भैया, जब सारे नेगेटिव है तब भी तो आप 5 वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हो। हाँ कर रहा हूं, पर मेरे पास ऑप्शन क्या है उसमें? भाई मेरे को चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ 5 डिफरेंट एलिमेंट्स, या मैं कहूं 5 डिफरेंट इंडाइसेस, एलिमेंट प्रेजेंट एट 5 डिफरेंट इंडाइसेस, सो आई वांट द मैक्सिमम प्रोडक्ट एट दोज एलिमेंट एट दोज इंडाइसेस। ओके, तो अब क्योंकि मेरे पास सब सारे नेगेटिव हैं, तो मेरे पास पॉजिटिव है ही नहीं, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचता। तो ये जो केस था वो इसी के अंदर आ जाएगा ना, लास्ट 5 वैल्यूज, मतलब सॉर्ट करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी तो वो आखिरी में आ रही होंगी, और वो इसी में आ गया बेसिकली केस। तो इस अपन को इसी ये 3 वैल्यूज निकालनी है, 3 पॉसिबल ऑप्शन है अपने पास, और यही अपन को आंसर देंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। बस इसमें केस बनाने थे और सीधा आंसर निकालना था। तो अब अपन इसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ठीक है, वही है यार, मैंने थोड़ा मैक्रोज वगैरह यूज कर रखे हैं, तो घबराना मत। यहाँ पे देखो, वेक्टर ऑफ इंट में यहाँ पे तुम लोग काफी खुद तुम में से काफी यूज करते ही होंगे। ठीक है, जो नहीं करते उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा। जैसे फॉर समझ लो, आई से लूप रन कर रहा हूँ 0 से n-1, तो मैंने इनपुट लिए n एरे। ठीक है, मैंने उसको सॉर्ट कर दिया। ये ऑल कुछ नहीं, मैंने एक और मैक्रो लिखा जो कि इन डॉट बिगिन कॉमा इन डॉट एंड का शॉर्ट है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये सारी वैल्यूज निकाल रहा हूँ। देखो, मैं शुरू लेफ्ट 1 डिनोट कर रहा है कि मेरे को शुरू की 4 वैल्यूज का प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा था ना मैंने, शुरू की 4 वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो वही डिनोट कर रहा है लेफ्ट 1। लेफ्ट 2 क्या डिनोट कर रहा है? लेफ्ट 2 डिनोट कर रहा है, देखो 0 और 1, मतलब स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज का प्रोडक्ट, ये वाली, समझ रहे हो? अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को हो सकता है ना पीछे की सारी वैल्यू पीछे की ले लूं, तो पीछे की पांचों वैल्यूज का प्रोडक्ट। तो मैंने जो आखिरी वैल्यू है बेसिकली वो यहां पर इनिशियली आंसर ये है। ठीक है, तो इनिशियली मैं कह रहा हूं आखिरी वैल्यू तो सब में आएगी। देखो, जो सॉर्ट करने के बाद जो राइट मोस्ट वैल्यू है, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो प्रोडक्ट में आएगी ही आएगी, तो मैं उसको तो इंक्लूड कर ही रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब ये इंप्लीमेंटेशन है यार, तुम कैसे ही करो। यहाँ पर ये लेफ्ट 1 है मेरा, ये लेफ्ट 2 है मेरा, ये राइट 1 है और ये राइट 2 है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने नाम इनके काफी वैसे रखे थे कि समझ पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से इंप्लीमेंट करना है यार, कोई ज्यादा वो नहीं है। मैं आखिरी की 3 और शुरू की 3 ऐसे मल्टीप्लाई करके इनको स्टोर कर रहा हूँ, और लास्ट में देखो मैंने कर दिया जो मैक्सिमम रिजल्ट दे। ठीक है, उसको आंसर में स्टोर कर लो, उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, ये तो तुम खुद ही इंप्लीमेंट कर लोगे। ठीक है, बाकी ये BC के मतलब था बैक, मतलब पीछे लूप रन कर रहा हूँ, अगर यही कोड समझना चाह रहे हो तो। ठीक है, ये सारे कोड मैं नीचे लिंक दे दूंगा वही। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं यार, इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले देखेंगे। और थर्ड प्रॉब्लम में क्या है कि सबसे पहले तो मेरे को एक ट्री इनपुट में गिवन है। ठीक है, तो n साइज का ट्री है, तो मतलब उसमें 1 से लेकर n तक के वर्टिसेस हैं और n-1 एजेस है, वही ट्री वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले एक डिफाइन कर दिया कि सेंट्रोइड क्या होता है ट्री के केस में। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सेंट्रोइड वो वर्टेक्स होता है जिसको हटाने के बाद जो लार्जेस्ट पॉसिबल कनेक्टेड कंपोनेंट हो
ठीक है, उसका जो साइज हो, जो उसकी वैल्यू हो, जो लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट है उसकी जो साइज की जो वैल्यू हो वो मिनिमम पॉसिबल हो। तुम्हें एक ऐसा वर्टेक्स, मैं एक ऐसा वर्टेक्स को सेंटरोइड बोलूंगा जिसको हटाने के बाद जो लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट बचे, जो उसका साइज हो वो मिनिमम पॉसिबल हो। ठीक है, जैसे 1 है, अगर 1 को हटाऊंगा तो क्या साइज मिलेगा लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट का? 1 को हटाने के बाद देखो, एक तो ये पूरा 3 बचेगा सिर्फ, और एक ये पूरा सब ट्री बचेगा, तो इसका साइज है 3, इसका साइज है 1, तो 1 को हटाने के बाद लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट का साइज है 3। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा वर्टेक्स हटाना है जिसको हटाने के बाद जो ये लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट की साइज की वैल्यू हो वो मिनिमम पॉसिबल हो। तो इस ट्री में जो मेरे को गिवन है 1 3 2 4 5 ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस केस में सेंट्रोइड जो होगा वो 2 होगा। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे हटा हटा के एक एक वर्टेक्स को, तो 2 को हटाने के बाद जो मेरे को कनेक्टेड कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो मिलेगा 4, इसका साइज 1 है, एक मिलेगा 5, इसका भी साइज 1 है, और एक मिलेगा 1 और 3 ये। क्योंकि देखो तुम ऐसे समझो कि तुमने 2 हटा दिया, ठीक है, ये जो 2 है ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको मैंने हटा दिया है। अब इससे जुड़ी हुई जितनी भी एजेस होंगी वो भी हटेंगी, क्योंकि भाई ये वर्टेक्स हट रहा है तो इसके थ्रू जितने इससे जितने भी वर्टेक्सेस जो थे वो कनेक्टेड थे वो हटेंगे। अब तो जितनी भी एजेस इससे कनेक्टेड थी वो भी हटेंगी जब ये वर्टेक्स हटेगा। तो जो कनेक्टेड कंपोनेंट मिले मेरे को वो मिला 1 और 3, 4 अलग से, 5 अलग से। तो 1 और 3 का जो था वो साइज मैक्सिमम था, तो 2 को हटाने के बाद जो लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट का साइज मिला वो था 2। तो इसी वजह से जो 2 ही मेरा सेंट्रोइड हो गया, और कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं है जो 2 या 2 से छोटी वैल्यू मुझे दे रहा हो, ठीक है, लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट के साइज की। बट कभी कभी ऐसा होगा, जैसे ये नीचे वाला ट्री देखो, इसमें 1 और 2 ये दोनों ही सेंट्रोइड है। ठीक है, ये दोनों ही सेंट्रोइड कैसे हैं? मतलब कि अगर मैं 1 को हटाता हूं तो मेरे पास जो लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट का साइज आता है वो आता है 3, क्योंकि देखो मैंने 1 हटाया तो ये मिला मेरे को नीचे वाला सब ट्री, इसका साइज है 3, ये मिला इसका साइज है 1, ये मिला इसका साइज है 1। सिमिलरली जब मैं 2 हटाऊंगा तो भी मुझे यही मिलेगा, एक 1 साइज का कनेक्टेड कंपोनेंट, एक और 1 साइज का कनेक्टेड कंपोनेंट, और एक ये पूरा 3 साइज का कनेक्टेड कंपोनेंट। समझ रहे हो? तो 1 और 2 दोनों ही सेंट्रोइड माने जाएंगे। अब इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि यूनिक सेंट्रोइड नहीं है तो तुम्हें यूनिक बनाना है। ठीक है, तो तुम्हें क्या ऑपरेशन करने हैं? तुम्हें एक एज हटानी है, तुम मैक्सिमम और मिनिमम मतलब एक एज तो तुम्हें हटानी है और एक एज तुम्हें ऐड करनी है। मतलब इस ट्री में तुम एक एज हटा सकते हो और एक एज ऐड कर सकते हो, और हटाने और ऐड करने के बाद जो स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा वो भी ट्री ही होगा, मतलब उसमें कोई लूप नहीं बन रहा होगा। ठीक है, तो ये मेरे को कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। तो सपोज करो अगर मेरे पास ऑलरेडी यूनिक सेंट्रोइड है, जैसे इस केस में था, तो तुम्हें जब इसमें ऑलरेडी यूनिक दिख रहा है तो एक क्या पॉसिबल है, तुम इसमें से कोई भी एज हटा दो और वापस से वही एज लगा दो, क्योंकि भैया इसमें तो ऑलरेडी एक यूनिक सेंट्रोइड एग्जिस्ट करता है जो कि ऑलरेडी एक ही मतलब सेंट्रोइड है। अपने को दिक्कत कब आएगी? जब एक से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इस केस में 2 था और 1 था, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक आंसर है इसमें दिख रहा है कि मैं 3 जो ये 1 और 3 के बीच में जो एज है, 1 और 3 के बीच में जो एज है इसको हटाऊंगा और ये 3 को मैं 2 का चाइल्ड मतलब बना दूंगा, मतलब 2 और 3 के बीच में एज जोड़ दूंगा। तो फिर तुम देखोगे कि अगर मैंने ऐसा किया कि मैंने 1 और 3 की एज हटा के 2 और 3 की ऐड कर दी, तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि अब जब मैं 2 को हटाऊंगा और मैं 1 को हटाऊंगा, ठीक है, तो जो मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल साइज मिलेगा वो मेरे को डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली जब मैं इस केस में जब 2 और 3 को ऐड कर दूंगा और 1 और 3 को हटा दूंगा, तो 2 मेरे पास एक यूनिक सेंट्रोइड बन जाएगा। ठीक है, तुम इसको ड्रॉ कर लेना यार, मैं इसको इसे ड्रॉ इस पे कर नहीं पाऊंगा ढंग से। ठीक है, अब इसका लॉजिक समझते हैं। तो ये क्वेश्चन ट्री के ऊपर है, ट्री डीएफएस, तो मैं इसमें इंप्लीमेंटेशन को समझाने पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, पहले मैं पूरा लॉजिक समझाऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट कोड समझा दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, इन डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी एक सेपरेट सीरीज बनाऊंगा जिसमें मैं ट्रीज के ऊपर ही पूरी वीडियोस बनेंगी। ठीक है, तो उसमें मैं इन डेप्थ समझाऊंगा, अभी ऐसे पूरा इन डिटेल जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं पूरा लॉजिक समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा बेसिक कोड का ओवरव्यू दे दूंगा कि ये ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट किया है, और फिर ठीक है,
अब सबसे पहले अप्रोच इसमें क्या दिख रही है कि मैं हर एक वर्टेक्स को हटा के देख लेता हूं कि भैया मेरे पास जो इस वर्टेक्स को हटाने के बाद क्या मैक्सिमम साइज मिलता है कनेक्टेड कंपोनेंट का है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं हर एक वर्टेक्स को जब हटाऊंगा तो मैं ये देख लूंगा कि जो मिनिमम साइज वैल्यू मुझे मिली वो किन वर्टेक्सेस को हटाने पे मिली। ठीक है, सपोज करो मैंने 3 को हटा के देखा तो मुझे साइज मिल रहा था कुछ, फिर मैंने 1 को हटा के देखा तो भी मुझे कुछ साइज मिल रहा था। साइज मतलब, साइज जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा मतलब है मैक्सिमम साइज ऑफ लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, या मैं कहूं साइज ऑफ लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, तो 1 को हटाने के बाद जो मिला साइज और 2 को हटाने के बाद जो साइज मिला अगर सेम है तो मैं क्या करूंगा, उनकी वैल्यूज को सेम कर दूंगा। तो बेसिकली मैं हर वर्टेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग, हर वर्टेक्स जो मैंने नीचे लिख रखे हैं 1 2 3 4 5, इनकी लिए मैं क्या स्टोर कर लूंगा, साइज, कि भैया 1 को हटाने के बाद क्या साइज मिल रहा था लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट का। फिर इनमें से मैं देख लूंगा कौन सी मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो अगर एक ही मिनिमम वैल्यू मिल रही है, मतलब एक ही वर्टेक्स पे मेरे को मिनिमम मिल रहा है, तो ऑब्वियसली एक यूनिक ही सेंट्रोइड है मेरा। जैसे मैं करके बताता हूं, अगर मैं इसमें 3 को हटाता तो मेरे पास लार्ज साइज क्या मिलता है मेरे को, देखो 3 को हटा दो और 3 से कनेक्टेड होने वाली सारी एजेस भी हटा दो 3 में जाने वाली, तो मेरे को जो एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट मिलता है जिसका साइज है 4। ठीक है, तो मैक्सिमम साइज भी 4 ही होगा। तो 3 को हटाने के बाद मिला मेरे को 4। ठीक है, अब तुम देखो 1 को हटाता तो क्या मिलता, तो खुद एक बार करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ये एज हटेगी, ये एज हटेगी और ये वर्टेक्स तो हटेगा ही। तो मेरे पास एक तो ये कंपोनेंट बचेगा जिसका साइज है 3, एक ये बचेगा जिसका साइज है 1। तो 1 को हटाने के बाद मैक्सिमम साइज था 3। सिमिलरली 2 को हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो 2 को हटाऊंगा, ये सारी एजेस हटाओ इससे जो जुड़ रही हैं, तो मेरे को एक साइज का ये कनेक्टेड कंपोनेंट मिला, एक ये मिला कंपोनेंट और एक ये 2 साइज का मिला। तो मैक्सिमम कितना हो गया, ये 2 साइज का। ऐसे ही जब मैं 4 का निकालूंगा तो 4 से और 4 की जितनी भी एजेस हटाओगे तो उसका भी 4 आंसर आएगा और 5 को हटाओगे तो भी 4 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हर एक वर्टेक्स के लिए मैंने साइज निकाल लिया। अब तुम इसमें देखो मिनिमम कौन सी वैल्यू है, मिनिमम 2 मिल रहा है मेरे को, और किस वर्टेक्स को हटाने के मिल रहा है, 2 को। अब क्योंकि मेरे को जो मिनिमम वैल्यू मिली, ये मिनिमम वैल्यू तो साइज डिनोट कर रही है, और मेरे को क्वेश्चन में यही चाहिए था कि सेंट्रोइड एक वो वर्टेक्स है जिसको हटाने के बाद जो साइज की वैल्यू मिलती है वो मिनिमम पॉसिबल हो। अब जो मिनिमम पॉसिबल साइज मिल रहा है वो मुझे एक ही वर्टेक्स पे मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा सेंट्रोइड यूनिक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो तुम्हें जो आंसर प्रिंट करना है, वो इस फॉर्मेट में करना है कि तुम्हें 2 एजेस प्रिंट करनी है। एक तो तुम जो हटाओगे वो, और फिर तुम किन 2 वर्टेक्स के बीच में ऐड करोगे एज को, समझ रहे हो। तो मैंने तुम्हें बोला तुम्हें 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। पहला कि तुम्हें कोई एज हटानी है, दूसरा तुम्हें कोई एज ऐड करनी है, और एज ऐड करने के बाद जो तुम्हारा स्ट्रक्चर मिलता है वो ट्री ही होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये कंस्ट्रेंट है। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी यूनिक सेंट्रोइड मिल रहा है तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम कोई भी एक एज हटा दो। अब जैसे इसमें मेरे पास 2 ही एक सेंट्रोइड था, यूनिक ही सेंट्रोइड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक एज हटा दूंगा और उसी को वापस ऐड कर दूंगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा मेरे ट्री में। ठीक है, तो जब भी मेरे पास यूनिक सेंट्रोइड है, ऑलरेडी है ट्री में, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई भी एक एज चुनूंगा, जैसे 1 और 3 चुन ली, कोई दिक्कत नहीं, 1 और 2 चुन लो, 2 और 4 कोई भी ले लो और उसी को 2 बार प्रिंट कर दो कि पहले तो मैंने इसी को हटाया और इसी को ऐड कर दिया। तो ट्री का ट्री रह गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, अब पहली चीज ये चीज देखो सबसे पहले कि जब मेरे पास यूनिक सेंट्रोइड नहीं है तो कितने पॉसिबल ऑफ सेंट्रोइड आ सकते हैं जो कि मेरे को मिनिमम साइज की वैल्यू दे रहे होंगे। तो पहले अपन इसके लिए निकालते हैं। जब मैं 1 के लिए निकालूंगा, इसमें तुम 1 को हटाओगे इस वर्टेक्स को हटाओगे तो तुम्हें क्या मैक्सिमम साइज मिलेगा, एक तो ये 3 साइज की कंपोनेंट मिली, एक ये 1 की मिली, एक ये 1 की मिली। तो 1 को हटाने के बाद जो मैक्सिमम साइज था वो था 3। सिमिलरली 2 को हटाने के बाद तुम देखोगे वो भी 3 है। भाई तुमने 2 को हटाया, ये एज हटाई, ये एज हटाई, ये एज हटाई, तो एक साइज का कंपोनेंट, ये एक और एक साइज का कंपोनेंट और एक 3 साइज का कंपोनेंट। तो जो आंसर था, मतलब 2 को हटाने के बाद वो 3 था। 3 को हटाओगे तो किस साइज, क्या साइज मिलेगा, 3 को हटाओगे तो देखो तुम्हें एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट मिल रहा है जिसकी साइज क्या है, जिसकी साइज है 5। 4 को हटाओगे तो भी 5 मिलेगी, 5 को हटाओगे तो भी 5 मिलेगी, 6 को हटाओगे तो भी 5 मिलेगी, क्योंकि ये लीफ नोड्स है। लीफ नोड्स को हटाओगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारा कनेक्टेड ट्री अभी भी एक ही कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब तुम देखो कि मिनिमम वैल्यू किन वर्टेक्स पे मिल रही है, पर इसमें तब तुम देखोगे तो तुम्हें 2 पे मिल रही है,
तो इसका मतलब यूनिक तो नहीं है। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को कोई ना कोई एज हटा के कोई और एज जोड़नी है, जिससे कि ये जो यूनिकनेस है वो मेंटेन रहे सेंट्रोइड। ठीक है, कि अब पहले तो ये देखो, क्योंकि इसमें दो सेंट्रोइड थे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मतलब जब मेरे को पता लग गया है कि भैया मेरे पास यूनिक नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं। इस केस में दो वर्टेक्स थे जो कि सेम साइज की वैल्यू दे रहे थे, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन दो वर्टेक्स को देखो पहले तो कौन से हैं, ये 1 है और एक 2 है। अब मैं कहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, 1 और 2 के कोई और चिल्ड्रन उठाओ, मतलब 2 का एक तो एज 1 से ही जुड़ रहा है, देखो ध्यान से, 1 और 2 मेरे वो वर्टेक्स थे जो दोनों ही सेंट्रोइड है, तो इस एज को तो छोड़ दो। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 2 से जिस भी वर्टेक्स से 2 कनेक्टेड है एक्सेप्ट 1, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट कोई सेंट्रोइड जो 2 खुद एक सेंट्रोइड है, वो किसी नॉन सेंट्रोइड वर्टेक्स से कनेक्टेड है, जो कि इस केस में 5 भी है और 6 भी है, तो तुम क्या कर सकते हो, ये एज को हटाओ 2 और 5 को, और इसको जो 5 था इसको तुम जोड़ दो एक नई एज से किसी दूसरे सेंट्रोइड से। इस बात की गहराई को समझना। ठीक है, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मैं अभी तक क्या देख रहा था कि मैं अगर 2 को हटाता था तो कुछ साइज मिलता था, और वही साइज मुझे मिलता था जब मैं 1 को हटाता था। पर मैं क्या कहता हूं कि अब जो 1 को हटाने के बाद मैं चाहता हूं कि साइज सेम ना आए, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं 2 की एक एज तोड़ूंगा और उसी वर्टेक्स को जिससे मैंने 2 की एज तोड़ी है, मैं उसको किसी दूसरे सेंट्रोइड से जोड़ दूंगा जो कि इस केस में 1 है। या उल्टा देख लो कि मैं 1 से जो कोई वर्टेक्स कनेक्टेड है एक्सेप्ट 2 जो कि सेंट्रोइड है, तो 1 से जो नॉन सेंट्रोइड वर्टेक्स कनेक्टेड है उसको तोड़ो, और उस जिसको तोड़ा, जैसे तुमने 1 और 3 के बीच में एज तोड़ी, तो 3 को जोड़ दो 2 से, या तुम ऐसे 1 और 4 को तोड़ो और 2 और 4 को ऐड कर दो। सिमिलरली 2 और 6 को तोड़ो और 1 और 6 को ऐड कर दो। समझ रहे हो, मतलब तुम एक सेंट्रोइड और एक नॉन सेंट्रोइड की बॉन्ड तोड़ रहे हो, एज तोड़ रहे हो, और एक उस नॉन सेंट्रोइड वर्टेक्स को दूसरे सेंट्रोइड से जोड़ रहे हो। इसको जब तुम एक बार समझोगे, मतलब इसको तुम एक बार विजुअलाइज करो, जब मेरे पास 2 सेंट्रोइड होंगे और मैं कोई एज तोड़ूंगा तो यही मिलेगा मेरे को, मतलब हमेशा उसके बाद ऐड करने के बाद अगर मैं कोई वर्टेक्स हटाऊंगा इसमें से 2 या 1 में से, तो जो साइज मिलेगा वो एक केस में कम मिलेगा, एक में ज्यादा मिलेगा। मतलब एक में तुम्हें मिलेगा 2, जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने 2 और 5 की एज तोड़ी और 5 को मैंने जोड़ दिया 1 से। ठीक है, 5 को मैंने ऐड कर दिया, 5 और 1 के बीच में ऐड कर दी एज, और ये 2 और 5 की तोड़ दी। अब तुम सोचो जब मैंने 2 को हटाया होगा तो क्या कंपोनेंट मिले होंगे, एक तो मिला होगा 6, क्योंकि अब 2 से 5 ही, अब ये जो 5 है 1 से ही कनेक्टेड है, तो 2 को हटाने के बाद एक ये पूरा कंपोनेंट नहीं बन रहा होगा 1, 5 और 3 और 4, तो जो मिल रहा होगा साइज वो मिलेगा 4। तो 2 को हटाने के बाद, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहां लिख देता हूं, रिमूव 2, 5 एंड ऐड 1, 5। समझ रहे हो, अब इसको करने के बाद जब 2 को हटाया मैंने तो मेरे को मैक्सिमम साइज मिला 4, और अब देखो अब जब मैं 1 को हटाऊंगा तो जब मैंने 1 और 5 को ऐड कर रखा है तो मेरे को जो साइज मिलेगा वो मिलेगा, एक कंपोनेंट मिलेगा 2 और 6 का, और बचे हुए सारे कंपोनेंट एक एक साइज के मिलेंगे, क्योंकि अब ये 5 2 से कनेक्ट ना होकर सीधा 1 से कनेक्टेड है। तो जब मैं 1 हटाऊंगा तो मेरे को 3 1 साइज से कंपोनेंट मिलेंगे और एक 2 साइज का। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 1 पे 2 मिलेगा। तो अब तुम देखोगे जब भी मैं ऐसा कर दूंगा, मतलब एक सेंट्रोइड नॉन सेंट्रोइड को तोड़ के जो नॉन सेंट्रोइड है उसको किसी और सेंट्रोइड से जोड़ूंगा, तो मेरे को एक का साइज कम हो जाएगा, एक का बढ़ जाएगा, और यही मेरे को चाहिए था। मेरे को यही तो चाहिए था, यूनिकनेस लानी थी सेंट्रोइड में। अब मेरा सेंट्रोइड सिर्फ एक है, वो है 1। ठीक है, तो तुम्हें यही करना है क्वेश्चन में, जब भी नॉन यूनिक सेंट्रोइड हो तो तुम्हें कुछ एक एज हटा के एक एज ऐड करनी है, ऐसे कि स्ट्रक्चर अभी भी ट्री रहे और अब सेंट्रोइड एक ही हो। अच्छा, ये तो था जब 2 सेंट्रोइड थे। अब मैं बोल रहा हूं क्या कभी ऐसा होगा कि मेरे पास 2 से ज्यादा सेंट्रोइड भी एग्जिस्ट करते हो? अब इस बात को ध्यान से समझेंगे, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, अब क्यों? पहले तो सपोज करते हैं अगर होता तो कैसा होता। तो सपोज करो कोई ट्री स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें 3 भी एक सेंट्रोइड है, तो
अभी दो सेंट्रॉइड थे, 2 था और 1 था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि एक और वर्टेक्स है जो कहीं पे एग्जिस्ट करता है जो कि सेंट्रॉइड है, तो मैं कहता हूं अगर वो भी सेंट्रॉइड है तो फिर 1 सेंट्रॉइड कैसे हो सकता है? थोड़ा ध्यान से सोचो। अगर मैं 1 को हटाऊं, अगर मैं 1 को हटाऊं तो मुझे एक सब ट्री मिलेगा ये वाला, और एक सब ट्री मिलेगा ये वाला, समझ रहे हो? और दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो जैसे 4 भी सेंट्रॉइड है, तो तुम कह रहे हो कि 4 को हटाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर मिलता है इसका साइज, और तुम कह रहे हो 1 को हटाने के बाद जो ये स्ट्रक्चर मिलता है इसका साइज सेम है। भाई अगर एक से ज्यादा सेंट्रॉइड मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि जो मिनिमम साइज ऑफ लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट है वो सेम, कुछ वर्टेक्स के लिए सेम है, तभी तो बहुत सारे सेंट्रॉइड एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मुझे साइज की वैल्यू मिल रही है वो बहुत सारे वर्टेक्स पे सेम मिल रही है। बट मैं कह रहा हूं कि क्या कभी ऐसा होगा कि अगर जैसे 2 से ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं वर्टेक्स, जैसे इस केस में 4 था, पहले तो तुमने देखा जब 1 और 2 एग्जिस्ट करते थे तो ऐसा हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि तुम 1 हटा रहे थे तो एक सब ट्री का ये मिल रहा था, और जब तुम 2 हटा रहे थे तो तुम एक सब ट्री 1 3 4 मिल रहा था। ये दोनों आइडेंटिकल या मतलब सिमेट्रिकल हो सकते हैं स्ट्रक्चर वाइज, ठीक है। बट मैं कह रहा हूं कि अगर तुम समझो 2 1 और 4 ये तीनों सेंट्रॉइड हैं, तो तुम जब 4 को ध्यान से देखो, अगर मैं 4 को हटाता हूं तो मुझे सब ट्री मिलता है ये वाला जिसमें 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, और जब मैं 1 को हटाता हूं तो मुझे एक सब ट्री मिल रहा है 2 5 6 वाला। तो ऑब्वियसली ये कनेक्टेड कंपोनेंट इससे तो छोटा ही है ना भाई, इस पूरे स्ट्रक्चर से छोटा, तो ये छोटा सब ट्री नहीं है 2 5 6, और इस बड़े में ये 1 और 3 भी आ रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 2 से ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे तो फिर मिनिमम पॉसिबल साइज हो ही नहीं सकता है, समझ रहे हो? 4 के लिए कैसे मिनिमम पॉसिबल साइज होगा? जब तुम खुद देखो 4 को हटाने के बाद जो स्ट्रक्चर मिला वो कंपैरेटिवली बड़ा था जब मैं 1 को हटा रहा था, ठीक है। तो अगर तुम इसको ऐसे लॉजिकली सोचोगे स्ट्रक्चर वाइज कि जैसे थोड़ा हवा में स्ट्रक्चर बनाओ ट्री का, या कॉपी पे बना लो, और तुम कोई भी 3 वर्टेक्स चुन लो, तुम ये देखोगे कि अगर तुम 3 सेंट्रॉइड मान रहे हो तो तुम्हारी वो कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि तीनों पे सेम साइज की वैल्यू आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तुम एक को हटाओगे तो तुम्हारे जो ट्री के स्ट्रक्चर है वो कम छोटे बड़े हो जाएंगे। जब मैं 2 और 1 सेंट्रॉइड होते थे तो तुम ये देखते थे कि 1 को हटाने के बाद जो एक 3 साइज का स्ट्रक्चर मिलता था वही सेम स्ट्रक्चर 2 को हटाने के बाद मिलता था यहाँ पर। बट जब मैं 4 को हटाता हूं तो जो स्ट्रक्चर मिला वो कतई बड़ा है जब मैं 1 को हटा रहा था उससे। ये छोटी सी बात है, समझ रहे हो? तो अपने पास या तो एक सेंट्रॉइड होगा या 2 होंगे, ठीक है। कभी भी 2 से ज्यादा होंगे ही नहीं, ठीक है। और एक तो कम से कम होगा ही ना, क्योंकि अपन को मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो अगर सारे भी सेम वैल्यू दे रहे हैं 5 5 5 5 5, तो कम से कम एक वर्टेक्स तो चुनेंगे अपन, समझ रहे हो? तो 0 तो कभी सेंट्रॉइड हो ही नहीं सकता, मतलब 0 सेंट्रॉइड एग्जिस्ट करता है ट्री में, ऐसा तो कभी होगा नहीं। तो या तो एक सेंट्रॉइड होगा या 2 होगा। एक के केस मैंने तुम्हें बता ही दिया, ऑलरेडी यूनिक है अपना सोल्यूशन। तो अपन क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक एज चुन लो अपनी मर्जी की, उसी को हटा दो, उसी को ऐड कर दो, अपना आंसर बदला ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या सेंट्रॉइड एग्जिस्ट करता है। और जब 2 एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हें क्या करना है, एक सेंट्रॉइड और उसके चाइल्ड की एज तोड़ो, और उसका चाइल्ड एक नॉन सेंट्रॉइड वर्टेक्स होना चाहिए। उसके बाद जब वो नॉन वर्टेक्स टूट गया, नॉन सेंट्रॉइड वर्टेक्स टूट गया, तो उस नॉन सेंट्रॉइड वर्टेक्स को कोई दूसरे सेंट्रॉइड से जोड़ दो, बस। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि एक का साइज घटेगा और एक का बढ़ेगा, ये अपन ने अभी देखा ही था। तो ये पूरा लॉजिक था इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन मैं बता देता हूं, ठीक है। थोड़ी अजीब होने वाली है, यहां से, ठीक है। अब क्योंकि यार इसमें मैंने अभी तुम्हें अपनी किसी भी सीरीज में ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन नहीं दिया, तो मेरे को समझाने में काफी दिक्कत होगी। तो मैं अभी तुम्हें बेसिक ओवरव्यू दूंगा, पर घबराना मत, मैं ट्री के ऊपर ऐसे सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं आगे, तो उसमें मैं तुम्हें इन डेप्थ समझाऊंगा। अभी मैं तुम्हें बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा, कोड मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी एडजॉइन एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मैंने वेक्टर और वेक्टर एरे ऑफ वेक्टर्स यूज करके मैंने ग्राफ को रिप्रेजेंट किया है। तो मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ वर्टेक्स इनपुट में लिए, ठीक है, और उसके बाद इन सबको क्लियर कर दिया, मतलब ये रेडी कर रहा हूँ, प्री प्रोसेस कर रहा हूँ, बेसिकली कुछ नहीं, क्लियर कर रहा हूँ अगर ऑलरेडी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। ये सीसी क्या है ये अभी समझते हैं थोड़ी देर में।
उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने पूरा ट्री इनपुट में लिया है, मतलब n-1 एजेस इनपुट में ली है, तो x और y इनपुट में ली है, और एडजेसेंट ऑफ x, भाई x का एडजेसेंट y है और y का एडजेसेंट x है, तो मैंने एक एज ऐड कर दी x और y के बीच में, y से x के बीच में, बाय डायरेक्शनल को, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डीएफएस रन किया, ठीक है। अब ये डीएफएस कर क्या रहा है, बस ये डीएफएस का खेल है, बाकी तो अपन लॉजिक वाली चीज करेंगे। डीएफएस कुछ नहीं कर रहा भाई, डीएफएस सबसे पहले तो मेरे को क्या चाहिए, मैं चाहता था कि मेरे को मेरे को चाहिए था मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ द लार्जेस्ट कनेक्टेड कंपोनेंट। तो मैं चाहता हूं कि डीएफएस में मैं क्या कर रहा हूं, मैं हर एक चाइल्ड का, जैसे 1 का जो चाइल्ड है, मैं चाहता हूं कि इसके जो चाइल्ड से सब ट्री बन रहा है, इसके कितने नोड आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं, इसमें 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो इन में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 की साइज वैल्यू है। दोबारा सुनना, मैं चाहता हूं 1 को हटाने के बाद जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज मिले मैं वो स्टोर करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, 1 से जितने भी स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं, जैसे 1 से जुड़ा हुआ है 2, 5, 6, ठीक है, 1 से एक और स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है 3, 1 से एक और जुड़ा हुआ है 4, तो मैं इन सब का इंडिविजुअली साइज फाइंड कर लेता हूं, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसका साइज फाइंड करूंगा, इसका 3 होगा, इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, तो ये मैं डीएफएस के थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। और मैं सबका ऐसे हर एक वर्टेक्स का स्टोर कर लूंगा। तो 2 का कैसे करूंगा, 2 से 3 स्ट्रक्चर जुड़े हैं, एक तो 1 साइज का, एक 1 साइज का, और बाकी सारे इसके पेरेंट से जुड़े हुए हैं। तो अगर कभी ऐसे नॉन रूट वर्टेक्स आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उसके रूट जितने भी चाइल्ड हैं उसका काउंट कर लो। जैसे इसका चाइल्ड था 5 का साइज है 1, 5 में जो सब ट्री बन रहा है, 6 का सब ट्री जो बन रहा है उसका साइज है 1, ठीक है। और बचे हुए कितने नोड हैं, मेरे पास टोटल 5 नोड्स थे, एक तो 2 खुद है, 2 चाइल्ड हो गए, और बचे हुए 3 के 3 इसके पेरेंट में जाएंगे, ठीक है। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज है वो 3 का होगा। समझ रहे हो तो मैं कैसे कर रहा हूं, तो ये मैं डीएफएस के थ्रू कर रहा हूं। अगर अभी कोई समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एमए डिनोट करा है साइज, मेरा मैक्सिमम पॉसिबल साइज, तो इनिशियली -1 है, ठीक है, मेरे को मैक्सिमम चाहिए। सीएन डिनोट करा है इनिशियली मेरे ट्री में, जो कि यू से शुरू हो रहा है, यू स्टार्टिंग वर्टेक्स है, और उसका पेरेंट अभी इनिशियली -1 है, मतलब मैंने यू पे रूट, यू कह रहा हूँ, रूट है अभी इनिशियली, अगर पेरेंट -1 है तो उसका, तो मैंने काउंट 1 रखा इनिशियली कि भाई यू भी तो है, यू को खुद को ही काउंट कर रहा हूँ अभी। फिर मैं हर एक उसके चाइल्ड पे जाता हूँ, और अगर चाइल्ड पहली बात तो पेरेंट के इक्वल होता है तो कुछ मत करो, कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ये तो बेसिक ट्री ट्रैवर्सल है। अब नहीं तो डीएफएस कर दो, पहले वी पे डीएफएस लगाओ, ठीक है। तो ये रिकर्सिव अप्रोच है, जिससे होगा क्या, मैं नीचे से ट्री का काउंट निकालता चल रहा हूँ। तो मैं पहले इसका काउंट निकालूंगा 1, इसका 1, फिर इसमें इसको जोड़ दूंगा तो इसका काउंट हो जाएगा 3, ठीक है। फिर मैं 2 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा। तो बेसिकली मैंने रिकर्सिव अप्रोच लिखी है यहाँ पर, तो ये मैं कोड नीचे दे दूंगा, इसको समझना। अगर नहीं समझ में आए तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डीएफएस वाला काम ये कर रहा होगा कि मेरे को मैक्सिमम साइज मिल जाएगा हर एक वर्टेक्स के लिए। फिर मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे को मिनिमम चाहिए था, तो मैंने 1 से ट्रैवर्स करना चालू किया। जैसे ही मुझे पता लगा कि भैया इस मिनिमम साइज में, तो मैंने क्या किया है, हर एक साइज के लिए मैंने ये स्टोर कर लिया कि कितने वर्टेक्स ऐसे हैं जो कि आई साइज देते हैं, जिसकी साइज वैल्यू आई है। तो मैंने एक वेक्टर बना दिया आई साइज के लिए। तो आई साइज का अगर वेक्टर जो बन रहा है वो, उसकी जो लेंथ है वो 0 से बड़ी है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। अब बस तुम्हें ये चेक करनी है, या तो इसकी साइज 1 होगी या 2 होगी, क्योंकि मैंने बताया या तो एक सेंट्रोइड होगा या 2, ठीक है। तो अगर एक है तो मैंने तुम्हें कहा था कोई भी एक एज लो, उसी को तोड़ो, उसी को जोड़ दो, तो मैंने वही किया है, एक एज ले ली। ये तुम्हारी मर्जी की कोई सी भी ले सकते हो, ठीक है। बट अगर एक नहीं ली तो मैंने क्या किया, मैंने एक वर्टेक्स का कोई एक सेंट्रोइड चुना, ठीक है। उस सेंट्रोइड से मैंने नॉन सेंट्रोइड वर्टेक्स को स्टोर किया, तो टेम्प में स्टोर हो गया नॉन सेंट्रोइड वर्टेक्स, और मैंने ब्रेक कर दिया। जैसे ही मुझे टेम्प की वैल्यू एक नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो मैंने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये तो कुछ नहीं, इंप्लीमेंटेशन है, इसको तुम और कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाकी लॉजिक वही है कि अपन को एक सेंट्रोइड से नॉन सेंट्रोइड की एज को तोड़ के उस नॉन सेंट्रोइड को किसी और से जोड़ना है। तो वैसे मैंने वही किया है, V2 से टेम्प को तोड़ा और V1 से जोड़ दिया, या मैं ऐसा करूंगा कि V1 से किसी टेम्प को तोड़ूंगा और V2 से जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये मेरी इंप्लीमेंटेशन थी, ये इसका कोड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये मैं तीनों क्वेश्चन ढंग से समझा पाया हूँ, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।